तो नमस्कार। आज हम लोग शायद भारतीय इतिहास का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं और जिस पर हम बात करने जाए हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मराठा। तो आखिर मराठाओं का कैसे उदय हुआ, मराठा का क्या अर्थ होता है, मराठों ने किस प्रकार से, जब भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य था उस समय कैसे उदित होकर के पूरे भारत को फिर कैसे अपने साम्राज्य में समाहित किया। एक समय ऐसा भी था मराठाओं का जब अटक से लेकर के उनका साम्राज्य कटक तक था। अटक यानी अफगानिस्तान, कटक यानी उड़ीसा। तो इतना बड़ा साम्राज्य कैसे उन्होंने बनाया, बहुत सारे कारण इस पे रहे। तो आइए, और फिर अंग्रेजों के समय में उतना बड़ा साम्राज्य, यूँ कहा जाए कि मराठे जो कभी हारते ही नहीं थे, जो उन्होंने हारना सीखा ही नहीं था, वो किस प्रकार पानीपत के तीसरे युद्ध में हार जाते हैं और फिर उसके बाद उनका साम्राज्य धीरे धीरे डगमगाने लगता है। महादजी शिंदे के नेतृत्व में फिर से वो उठने का प्रयास तो करते हैं 71 तक, 1771 तक, लेकिन फिर से वो कहीं न कहीं जब आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो फिर उनके आपसी रंजिशों के कारण ही मराठा साम्राज्य अलग अलग भागों में विभक्त हो जाता है और फाइनली मराठा समाप्त हो जाते हैं। तो जिस प्रकार आपने इससे पहले वाले भागों में देखा कि किस प्रकार मुगलिया सल्तनत उदय होती है 1526 में और 1857 तक मुगलिया सल्तनत कैसे समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार आप देखेंगे कि किस प्रकार 1707 के बाद से, या यूं कहें कि शिवाजी के समय से ही मराठा किस प्रकार अपने अस्तित्व की जंग लड़ना शुरू करते हैं। और बाजीराव जो हैं, बाजीराव जब पेशवा बनते हैं तो उनके समय तक मराठाओं ने किस प्रकार से अपने बुलंदियों को, अपनी ऊंचाइयों को पाया और फिर किस प्रकार से उनका ह्रास होना शुरू होता है और एक समय ऐसा आता है कि मराठे पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं। तो चलिए, मुगलिया सल्तनत के समाप्त होने के बाद, एक महान साम्राज्य के ध्वस्त होने के बाद एक दूसरे साम्राज्य का उदय हो रहा है, या यूं कहें तो एक दूसरे साम्राज्य को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका भी बहुत रोमांचकारी इतिहास रहा है, बहुत सारा इतिहास रहा है। और तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मराठा साम्राज्य। वैसे तो आप जानते हैं कि मराठा साम्राज्य के जो जनक हैं, जो संस्थापक हैं, वो शिवाजी हैं। जी हाँ, ये शिवाजी हैं। लेकिन शिवाजी को जानने से पहले उनकी पूरी वंशावली को आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार शिवाजी के पिता कौन थे, शिवाजी के दादा कौन थे और किस प्रकार वो कहाँ से आए थे, मराठा महाराष्ट्र में आकर के कैसे रहने लगे, क्या उनका इतिहास था। इस पूरी बातों को चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो शिवाजी हैं वो नौसेना का पितामह, यानी भारतीय नौसेना का पितामह अगर किसी को कहा जाता है तो वो शिवाजी को कहा जाता है। ये भारतीय नौसेना के पितामह कहे जाते हैं। ये पहली बात यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। संस्थापक कौन है? शिवाजी हैं। कब जन्म हुआ था शिवाजी का? तो 1627 में हुआ था, मृत्यु 1680 में हुई थी। कहाँ जन्म हुआ था? तो एक शिवनेरी दुर्ग है वहां पुणे में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन अभी हम शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम शिवाजी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए हम आते हैं, तो मराठा जो शब्द है, यानी मराठा शब्द कहां से आया है और इसका अर्थ क्या होता है? तो मराठा शब्द मराठा से बना है। ठीक है, मराठा से क्या बना है? मराठा शब्द बना है। और मराठा का अर्थ होता है मृत्यु के बाद हटने वाला। जी हाँ, मराठा का शब्द, जो मराठा शब्द है वो मराठा से बना है और इसका अर्थ क्या होता है कि मृत्यु के बाद हटने वाला, यानी जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए वो तब तक अपने साम्राज्य को, अपने दुर्ग को, अपने किले को नहीं छोड़ेगा। वो लड़ता रहेगा अपने साम्राज्य के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने दुर्ग के लिए। और मृत्यु के बाद ही उसे हटाया जा सकता है या मृत्यु के बाद ही वो हटेगा। तो मराठा का ये शाब्दिक अर्थ है कि मराठा किससे बना है?
मराठा से बना है और इसका अर्थ होता है मृत्यु के बाद हटने वाला। ठीक है। जो मराठाओं का क्षेत्र है, यानी जिस पर मराठा शासन करते थे, जो क्षेत्र उन्होंने जीता, उस पूरे क्षेत्र को, उनके पूरे साम्राज्य को मराठवाड़ा के नाम से क्या किया गया, जाना गया। ठीक है। किस नाम से जाना गया? उनके पूरे साम्राज्य को मराठवाड़ा कहा जाता था। साम्राज्य किसका है? मराठों का। और मराठों का क्षेत्र जो है, साम्राज्य जो है, वो मराठवाड़ा कहा जाता था। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो मराठाओं का जो अस्तित्व है, यानी कि कब से मराठे जाने जा रहे हैं, कब से मराठा अस्तित्व में हैं, तो 8वीं शताब्दी से मराठाओं का अस्तित्व आया। 8वीं शताब्दी से अगर बात करें कि 8वीं शताब्दी में क्यों, तो 8वीं शताब्दी ही वो समय था जब अस्तित्व में राजपूत आए। जी हाँ, राजपूत भी 8वीं शताब्दी से ही आते हैं। अब बात करते हैं कि ये राजपूतों का उदय कहाँ से हुआ है। तो राजपूत जो हैं, कहा जाता है कि मनुस्मृति में, वैसे तो अगर हम एक और रचना है पृथ्वीराज रासो की, पृथ्वीराज रासो है, चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान पे पूरी तरह से बेस्ड है, जिसकी बड़ी एक फेमस पक्तियां हैं कि 4 बांस 64 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। तो उसमें कहा गया है कि राजस्थान में एक स्थान है माउंट आबू, और माउंट आबू पर होता है एक यज्ञ, और उसी यज्ञ से निकलती हैं राजपूत, 4 राजपूत निकलते हैं, और उसी से फिर पूरा राजपूत साम्राज्य बनता है। ये एक हवन कुंड यज्ञ से निकलते हैं राजपूत। तो ये तो चूंकि आज के समय में संभव नहीं प्रतीत होता है, आज के समय परिवेश में, लेकिन अगर हम बात करें कि अस्तित्व सही में राजपूत कहाँ से आए, राजपूत कहाँ से निकले, तो राजपूत निकले हैं, मनुस्मृति ये कहती है कि राजपूत जो हिंद यवन शासक थे, जो प्राचीन काल में हिंद यवन शासकों ने जो आक्रमण किया था, जो हिंद यवन शासक थे भारत में, वो और जो कुषाण थे, वो ये सब योद्धा थे, ये सब विजेता थे। तो यही बाद में क्या बन गए, राजपूत धीरे धीरे कन्वर्ट होते 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 और ये राजपूत बन गए। आप जानते हैं कि भारत ने सबको समाहित किया है, बहुत समय से भारत देश स्थिर बना हुआ है। कभी हूण थे, कभी कुषाण आए, कभी हिंद यवन आए, कभी शक आए, कभी पल्लव आए, ये सारे लोग भारत में आए और धीरे धीरे भारत ने उनको अपने अंदर समा लिया। तो उसी प्रकार कहा जाता है कि हिंद यवन जो थे, जो कुषाण थे, कुषाण का आप नाम सुने होंगे, कुषाण के एक राजा थे जिनका नाम था कनिष्क। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कुषाणों के संस्थापक कौन थे। तो जो कनिष्क हैं, आपको याद होगा कि जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी 100 ईस्वी में, ये कनिष्क ने ही करवाई थी, और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और वो ये जो संगति हुई, बौद्ध संगति हुई थी, ये कहाँ हुई थी, तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसी कुंडलवन कश्मीर में जो ये संगति हुई, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति, इसी के समय बांट दिया गया, बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान के अंतर्गत कहते हैं कि बुद्ध एक मानव हैं और उनके उपदेशों को मानना है, उनकी बातों पर चलना है, उनके कथनों को सुनना है। लेकिन महायान जो है, संप्रदाय जो है, उसके अंतर्गत कहा जाता है कि जो बुद्ध हैं वो भगवान हैं, उनकी मूर्ति की पूजा करनी है। लेकिन बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मेरी मूर्ति पूजा ना की जाए। लेकिन चूंकि कुषाणों के राजा जो हैं, इनको बुद्ध की मूर्तियां बनवानी है, क्योंकि कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जिसे बाद में कहा जाता है कि पुष्पमित्र शुंग ने तुड़वा दिए थे, और बहुत सारे बचे भी रह गए, लेकिन पुष्पमित्र शुंग ने उन 84,000 अशोक के बनाए हुए स्तूपों को तुड़वा दिया था। और उसी तो जब कुषाण शासक थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम, चूंकि ये भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे, तो इन्होंने सोचा कि हम बुद्ध की प्रतिमाएं, यानी हम 84,000 बुद्ध की प्रतिमाएं बनाएंगे। लेकिन एक दिक्कत ये थी बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने में कि बुद्ध को पूजा नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने स्वयं मना किया है कि मेरी पूजा ना की जाए। लेकिन जब ये चौथी बौद्ध संगति करवाते हैं, तो इनका मूल उद्देश्य यही रहता है कि ताकि ये मुझे अनुमति मिल जाए यहाँ से कि हम बुद्ध की प्रतिमाएं 84,000 बना सकें। उसी समय बौद्ध धर्म को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है, एक हीनयान और एक महायान।
तो जो हीनयान है उसकी शाखा अलग हो गई, और जो महायान है इसके अंतर्गत 84,000 बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती हैं। और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, टर्की तक कहा जाता है कि वो बुद्ध की प्रतिमाएं भारत, बंगाल से लेकर टर्की तक क्या की गई, लगाई गई कुषाण शासनकाल में। ठीक है, तो ये वो समय है। तो यही लोग बाद में क्या हुए, तो राजपूत के रूप में उदय होता है इनका। तो आइए फिर से हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मनुस्मृति में ये बात क्या लिखी गई है, लिखी गई है कि जो कुषाण हैं, जो हिंद यवन शासक हैं, हिंद यवन यानी यूनानी जो शासक हैं, वो ही बाद में कन्वर्ट होकर राजपूत बन जाते हैं। पहली बार मराठा, यानी कि पहली बार मराठाओं का जो जिक्र हुआ कि वो सैनिक के रूप में कहाँ कार्य किए हैं, तो पहली बार मराठे सैनिक के रूप में बहमनी साम्राज्य में कार्य करते हैं। जी हाँ, बहमनी साम्राज्य वही है जिसकी स्थापना 1347 में होती है और जिसका संस्थापक हसन गंगू है जी। और आपको याद होगा कि इसी समय विशेष में एक और राज्य की स्थापना होती है, विजयनगर साम्राज्य, जिसके जो संस्थापक हैं वो हरिहर और बुक्का हैं। ठीक है, तो जो आप देखे होंगे कि नीचे दक्षिण में एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा। तो कृष्णा नदी के जो उत्तर वाला भाग है वो बहमनी साम्राज्य के रूप में प्रसिद्ध होता है, और कृष्णा नदी के दक्षिण वाला जो भाग है ये विजयनगर साम्राज्य के रूप में प्रसिद्ध होता है। और इन राज्यों में हमेशा लड़ाइयां होती रहती हैं, यानी विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में लगातार लड़ाइयां होती रहती हैं। बाद में बहमनी साम्राज्य जो है अलग अलग भागों में टूट गया, बरार, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, और उन्हीं टूटे हुए भागों से इन मराठों का युद्ध बार बार होगा। और इन जो विजयनगर साम्राज्य है इन पर इन सारे ने मिलकर, यानी बरार, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, चूंकि बरार इसमें नहीं था, इन चारों ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किया और उसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में पूरी तरह से विजयनगर साम्राज्य, यानी यूं कहा जाए तो हम्पी को जला करके नष्ट कर दिया गया। अब इन बातों का कनेक्शन क्या है, इन बातों का कनेक्शन ये है कि विजयनगर साम्राज्य के बाद, यानी विजयनगर साम्राज्य जो है कहा जाता है कि दक्षिण भारत में जो हिंदू राज्य है, तो विजयनगर साम्राज्य के बाद ये आखिरी दक्षिण भारत में हिंदू राज्य है, यानी मराठा साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के बाद। तो विजयनगर साम्राज्य में भी कई वंश राज्य करते हैं, जैसे संगम, सुलुप, तुलुप और आरावली का बहुत लंबे समय तक आरावली। वैसे तो संगम, सुलुप, तुलुप के बाद ये सब विजयनगर साम्राज्य लगभग समाप्त होता है, लेकिन फिर उसके बाद आरावली भी किसी तरह से घी छटीर के अपना शासनकाल पूरा करते हैं या अपने शासनकाल को चलाते हैं। तो आइए हम उन्हीं बातों को बात करते हैं। तो फिर से एक बार इसे रिवीजन कर लेते हैं कि मराठा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो मराठा से होती है, जिसका अर्थ होता है मृत्यु के बाद हटने वाला। दूसरी बात करें कि मराठों का जो क्षेत्र है उसे मराठवाड़ा कहते हैं। तीसरी बात जो है कि मराठों का अस्तित्व कब आता है, मराठों का अस्तित्व कब समझ में आता है या कब दिखाई देता है, तो 8वीं शताब्दी में जब राजपूतों का उदय होता है उसी समय। अगली बात करें कि मनुस्मृति में ये लिखा गया है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो हिंद यवन शासकों और कुषाणों के बाद में परिवर्तन के कारण ही होती है। और पहली बार मराठों की सैनिक सेवा कहाँ दी थी, तो बहमनी साम्राज्य में पहली बार मराठों ने अपनी सैनिक सेवा दी थी। अब बात करें कि ये जो मराठे हैं ये कहाँ से आए हैं, क्या ये राजपूत हैं, तो हाँ, कहीं न कहीं ये मानते हैं कि ये उत्तर भाग, यानी कि ये इसी वाले भाग से, यानी आइए थोड़ा सा मैप के द्वारा हम समझ लेते हैं इस बात को। आप देख रहे हैं ये भारतवर्ष है, ये हमारा पूरा भारत है, और ये है राजस्थान राज्य, वर्तमान का राजस्थान राज्य है। यहाँ पर एक जगह है उदयपुर, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है उदयपुर। चूंकि उस समय इसका नाम उदयपुर नहीं था, क्योंकि उदयपुर नाम तो जो है वो उदय सिंह द्वितीय बसाते हैं, जो कि राणा प्रताप के पिता हैं। लेकिन यही जो क्षेत्र है यही माना जाता है कि ये मराठों का जो है वो मूल स्थान था, यानी ये कभी राजपूत हुआ करते थे। तो यहाँ 8वीं शताब्दी में, और यहीं से निकल करके मराठे आ करके इस पश्चिमी घाट में क्या होते हैं, बस जाते हैं। ठीक है, 8वीं शताब्दी में यहां से निकल करके मराठे आ करके इसी पश्चिमी घाट में बस जाते हैं। आप जानते हैं
कि भारत में जो है ये पूरी पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं और इधर जो है पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, और दोनों पहाड़ियां यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आ करके एक जगह मिल जाती हैं, जिसे जंक्शन पहाड़ी के रूप में जाना जाता है या नीलगिरी के रूप में उसे हम जाना जाता है। नीलगिरी जो है वो जंक्शन पहाड़ी है, वहां पर आकर दोनों पहाड़ियों के क्या होता है, मेल होता है। तो इधर की जो ये पहाड़ियां हैं ये टूटी फूटी नहीं है या कम टूटी फूटी हैं, लेकिन इधर की जो पहाड़ियां हैं वो पूरी तरह से टूटी फूटी हैं। क्यों? क्योंकि नदियां जो है वो इस तरफ से निकल करके आकर के सारी भारत की नदियां इस तरफ ही गिरती हैं। दो अगर नदियों को छोड़ दिया जाए, नर्मदा और ताप्ती जो है वो भ्रंश घाटियों में बहती हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकतर सारी नदियां इधर से निकल करके इस तरफ आकर के बैठती हैं और अपना इन सारे पहाड़ों को ये तोड़ देती हैं। लेकिन इधर के पहाड़ लगातार एक रेंज में है, तो इसी के किनारे, इसी या इधर ही आकर के मराठे बस जाते हैं। कब की बात है? तो ये 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की बात है, जब राजस्थान के उदयपुर से निकल करके मराठे आकर के इस पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में या पश्चिमी घाट पर क्या होते हैं, बस जाते हैं। तो आइए हम आगे की बात करते हैं। तो मराठों की जानकारी के स्रोत क्या है, यानी कि अब बात करते हैं कि कहां से हमें मराठों के जानकारी के विषय में पता चलता है, कौन सी पुस्तक है, कौन सा अभिलेख है, कौन सा शिलालेख है। तो मराठों का इतिहास बखार साहित्य से प्राप्त होता है। जो साहित्य है मराठों का वो कौन सा साहित्य है, तो बखार साहित्य। और बखार साहित्य से मराठों का पहली बार हमें क्या प्राप्त होता है, साक्ष्य प्राप्त होता है। शिवाजी जो हैं अपना ये संबंध उदयपुर के राठौर राजपूतों से जोड़ते हैं। जो राठौर हैं, राठौर राजपूत, उन्हीं से शिवाजी अपना अस्तित्व जोड़ते हैं या बताते हैं कि हम उन्हीं से कहीं न कहीं उन्हीं के वंशज हैं या उन्हीं से हमारा खून का रिश्ता है। किस राजपूत से? राठौर राजपूत से। ये स्वयं शिवाजी बताते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि उदयपुर से निकलकर जाकर पश्चिमी घाट के किनारे क्या करते हैं, बस जाते हैं। कौन? मराठे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो मराठे हैं एक क्या हैं, तो एक राजपूत हैं। कहाँ से ये निकले हैं, तो राजस्थान से आकर के। और बात करें कि राजपूत कहाँ से आए, तो आप देख रहे हैं मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो राजपूत हैं ये यवन और कुषाणों या फिर जो विजेता योद्धा हैं उन्हीं के कहीं ना कहीं रूपांतरित भाग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनके जो सबसे प्राचीन व्यक्ति का जो जिक्र मिलता है वो कौन है, बाबाजी राजे भोसले। क्या नाम है उनका? बाबाजी राजे भोसले। और बाबाजी राजे भोसले जो हैं इनके दो लड़के हैं। ठीक है, एक मालोजी राजे भोसले, ठीक, और दूसरे हैं बीठोजी राजे भोसले। पहले कौन से हैं? मालोजी राजे भोसले और बीठोजी राजे भोसले। मालोजी राजे भोसले जो हैं वो बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। अब आप देखिए कि जैसे हम पीछे की तरफ जाते हैं या बाद की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ जैसे जाते हैं, हाँ भले ही कभी मुगल राज किए, कभी तुर्क राज किए, कभी अफगान राज किए, लेकिन अगर इतिहास में जब भी देखा जाता है तो धार्मिक उन्माद नहीं दिखता, यानी धर्म को लेकर कट्टरता बहुत ज्यादा नहीं दिखती है कहीं ना कहीं। अगर यहाँ पर हम देखा जाए तो मालोजी राजे जो भोसले हैं वो अहमदनगर में एक दरगाह है। ठीक है, बार बार वहां जाया करते हैं। अहमदनगर की जो दरगाह है उसका क्या नाम है, तो उस दरगाह का नाम है शाह शरीफ दरगाह। अहमदनगर में एक दरगाह है, उस दरगाह का क्या नाम है, शाह शरीफ दरगाह। हमने आपको एक बात बताई थी कि जो मराठे हैं पहली बार सैनिक सेवा कहाँ देते हैं, पहली बार वो सैनिक सेवा देते हैं बहमनी साम्राज्य में। और अगर बात करें दूसरी बार कहाँ देते हैं, तो दूसरी बार देते हैं वो अहमदनगर में। यही है वो अहमदनगर। ठीक है, तो अहमदनगर में एक दरगाह है जिसका नाम है शाह शरीफ दरगाह। ये वहां पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं कि मुझे पुत्र हो जाए, और इनको दो पुत्र होते हैं। ठीक है, मालोजी राजे भोसले को कितने पुत्र होते हैं, तो दो पुत्र होते हैं। एक पुत्र है शाहजी राजे भोसले और दूसरा शरीफ जी राजे भोसले। अब यहाँ पर देखिए ये इसी दरगाह के नाम पर ही इन्होंने अपने पुत्रों का नाम रखा। पहला नाम, इस दरगाह का पूरा नाम देखिए शाह शरीफ दरगाह, तो पहले बच्चे का इन्होंने ये नाम रखते हैं शाह जी राजे भोसले। ठीक है, और दूसरे बच्चे का नाम रखते हैं शरीफ जी राजे भोसले। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कहीं धर्म को लेकर कट्टरता यहाँ नहीं कहीं पनप रही है। ठीक है, अभी ये काल जो चल रहा है कौन सा चल रहा है, ये मुगल काल चल रहा है, लेकिन कहीं धार्मिक उन्माद कट्टरता यहाँ पर नहीं चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मालोजी राजे भोसले के दो पुत्र होते हैं, एक शाहजी राजे भोसले और दूसरा शरीफ जी राजे भोसले। अब आइए दूसरे जो हैं
बाबाजी राजे भोसले का दूसरा पुत्र जो है वो बिठोजी राजे भोसले हैं, और इनको कितने पुत्र होते हैं? इनको कुल 8 पुत्र होते हैं। ठीक है, अभी इनके बारे में हम कोई जिक्र नहीं करेंगे, इनको हम इधर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं शाहजी राजे भोसले को। ठीक है, शरीफ जी राजे भोसले को भी हम यहीं पे अल्प विराम देते हैं और हम शाहजी राजे भोसले को लेकर के चलते हैं। ठीक, अब शाहजी राजे जो भोसले हैं ये कहाँ कार्य करते हैं? ये अहमदनगर में कार्य करते हैं। कहाँ कार्य करते हैं? अहमदनगर में कार्य करते हैं। ठीक है, अहमदनगर के ये मतलब सैनिक के पद पर हैं, अच्छे सेना नायक के पद पर हैं। कौन? शाहजी राजे भोसले। अब शाहजी राजे भोसले को आप देख रहे हैं 3 पुत्र होते हैं। एक कौन है? संभाजी राजे भोसले। अभी एक और संभाजी आएंगे, आप उनको एकदम इससे कंफ्यूज मत करिएगा। ये कौन है? संभाजी राजे भोसले, शिवाजी राजे भोसले। यही पहले राजा और पहले ये इन्होंने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी राजे के भोसले के जो पिता हैं वो कौन से हैं? शाहजी राजे भोसले। ठीक है, तो शाहजी राजे भोसले को 3 पुत्र हैं, संभाजी राजे भोसले, शिवाजी राजे भोसले और ब्योकोजी राजे भोसले। कौन से हैं? फिर से देखिए, संभाजी राजे भोसले, शिवाजी राजे भोसले और ब्योकोजी राजे भोसले, 3 पुत्र हुए शाहजी भोसले को। ठीक है, अब हम यहाँ संभाजी राजे भोसले को भी छोड़ते हैं और दूसरा ब्योकोजी राजे भोसले को भी यहाँ पे हम रोकते हैं। आज अब हम फिर से लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर शिवाजी राजे भोसले को। ठीक है, तो शिवाजी राजे भोसले को 2 पुत्र होते हैं अलग। वैसे तो शिवाजी राजे भोसले को बहुत सारे पुत्र हैं, बहुत सारी पुत्रियां हैं। चलिए अभी शिवाजी राजे भोसले को यहाँ पर हम रोकते हैं और शिवाजी राजे भोसले को हम शुरू करते हैं कहाँ से? यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो शिवाजी राजे की जो पत्नियां हैं, यानी शिवाजी की जो पत्नियां हैं वो कितनी पत्नियां हैं? तो कुल 8 पत्नियां हैं। शिवाजी की कितनी पत्नियां हैं? 8 पत्नियां हैं। कौन कौन है? सईबाई निम्बालकर। दूसरा अभी बस नाम देख लेते हैं, फिर उनके पुत्रों को हम देखेंगे। सईबाई निम्बालकर, सोयराबाई मोहिते, सकवरबाई गायकवाड़, सगुड़ाबाई शिंके, पुतलबाई पालकर, काशीबाई जाधव, लक्ष्मीबाई विचारे, गुणवंताबाई इंगले। ठीक है, अब देखिए सईबाई निम्बालकर जो हैं, इनकी जो पत्नी है कौन है? सईबाई निम्बालकर। ठीक है, तो सईबाई निम्बालकर को ये पुत्र है कौन? संभाजी, रानूबाई, सखुबाई। ठीक है, तो अब इनके शिवाजी के जो उत्तराधिकारी बनेंगे वो यही संभाजी हैं। कौन है? यही संभाजी हैं। और इन संभाजी जो हैं, ये जो संभाजी हैं सईबाई निम्बालकर के पुत्र हैं। यानी शिवाजी की जो पहली पत्नी है सईबाई निम्बालकर, वो उनके बच्चे हैं संभाजी, रानूबाई और सखुबाई। ठीक है, दूसरे अब लेकिन एक बात, अब देखिए इनसे एक और इतिहास जुड़ा है, उसे हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? जान लेते हैं। शिवाजी का जब राज्यारोहण होता है, यानी शिवाजी को जब राजा बनाया जाता है, तो उसके लगभग 12 दिन बाद क्या होता है कि सईबाई निम्बालकर का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। सईबाई निम्बालकर क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं। ठीक है, अब सईबाई निम्बालकर मर गई और शिवाजी के जो माता हैं, शिवाजी की माता जीजाबाई, वो भी क्या होती हैं? मर जाती हैं। ठीक है, अब शिवाजी की माता मर गई और शिवाजी की पत्नी मर गई, तो शिवाजी को ऐसा लगता है कि ये जो मेरा राज्याभिषेक था ये कहीं अच्छा नहीं हुआ, ये बढ़िया नहीं था, मेरा राज्याभिषेक बढ़िया नहीं था। तो वो क्या करते हैं? वो फिर से यानी दोबारा राज्याभिषेक करवाते हैं। अब देखिए दोबारा राज्याभिषेक करवाने वालों की श्रेणी में शिवाजी का नाम भी है। तो अब आप बात करेंगे कि तो अच्छा, तो शिवाजी से पहले भी क्या कोई ऐसे राजा हैं जो दोबारा राज्याभिषेक करा चुके हैं? हाँ, मैंने एक बार प्रश्न भी पूछा था, आपने कमेंट में एक नाम भी बताया था, लेकिन पूरा जानिए और कौन कौन लोग हैं। तो एक तो शिवाजी हैं जो 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, दूसरा FST है यानी फिरोज शाह तुगलक जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, तीसरा औरंगजेब हैं जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, चौथे शेरशाह सूरी हैं, इनका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, शाह आलम जो द्वितीय हैं इनका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तो ये वो राजा हैं जिनका क्या हुआ है? 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। आइए एक एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लेते हैं। शिवाजी जब पहला राज्याभिषेक कराते हैं, उसके बाद इनकी पत्नी मर जाती है, इनकी मां मर जाती है, तो इन्हें लगता है कि राज्याभिषेक सही नहीं था, तो फिर से राज्याभिषेक कराते हैं। दूसरा औरंगजेब जब एक बार युद्ध लड़के आता है, जीतता है, 57 की बात है, तब अपना राज्याभिषेक करा लेता है। और फिर जब पूरी तरह से जब वो दारा सिकोह को समाप्त कर देता है, तब वो दिल्ली में जाकर फिर से अपना राज्याभिषेक कराता है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी एक बार जब चौसा का युद्ध जीतते हैं, उस तब वहां पर राज्याभिषेक कराते हैं, और दूसरी बार जब वो आते हैं दिल्ली में तब फिर से अपना राज्याभिषेक कराते हैं शेरशाह सूरी। अब बात आती है शाह आलम की। तो शाह आलम जब राजा बनते हैं तब अपना राज्याभिषेक कराते हैं, और फिर जब उनको
गुलाम कादिर द्वारा राज्य से उतार दिया जाता है, गद्दी से हटा दिया जाता है, उनको अंधा कर दिया जाता है और दोबारा फिर से मराठों के सहयोग से जब वो गद्दी पर बैठते हैं तब फिर से उनका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, तो ये वो राजा है जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो सईबाई निंबालकर जो है वो पत्नी है किनकी, शिवाजी की पत्नी है, और इनके बच्चे हैं संभाजी, रानूबाई और सखूबाई, ये उनके पुत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद है दूसरे नंबर की पत्नी है सोयराबाई मोहिते। सोयराबाई मोहिते के भी का बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं राजा राम और दीपाबाई। कौन बच्चे हैं, राजा राम और दीपाबाई। उसके बाद कौन है, सकवरबाई गायकवाड़, इनकी एक बेटी है कमलाबाई। आगे बढ़ते हैं, सगुड़ाबाई शिंगे, इनकी एक पुत्री है राजकुंवर बाई। उसके बाद पुतलीबाई पालकर। अब पुतलीबाई पालकर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि कौन ऐसी महिला थी या पत्नी थी शिवाजी की जो कि शिवाजी के मृत्यु के बाद सती हो जाती है। ठीक है, तो पुतलीबाई पालकर है। वो कौन है, पुतलीबाई। ये पुतलीबाई नाम आप सुने होंगे। पुतलीबाई जो ये नाम है, ये नाम कहीं ना कहीं किसका है, ये नाम है महात्मा गांधी की माता का भी नाम था, क्या, पुतलीबाई। ठीक है, तो ये जो पुतलीबाई हैं, ये शिवाजी की मृत्यु के बाद क्या होती हैं, ये सती हो जाती हैं। अगर हम बात करें कि सती प्रथा कब से प्रारंभ हुई है, तो सती प्रथा का प्रारंभ होता है 510 में, इसका पहला उल्लेख मिलता है। कब उल्लेख मिलता है, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में, यानी गुप्त काल में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में, जो मध्य प्रदेश में है। और कब, 510 का ये बात है, और उस समय पहली बार सती प्रथा का उल्लेख वहीं से प्राप्त होता है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये मौर्य काल से भी है, लेकिन सही जो मान्यता है वो यही भानुगुप्त के एरण अभिलेख से 510 ईस्वी से माना गया है। गुप्त काल में पहली बार सती होने का उल्लेख पता चलता है। ठीक है, लेकिन अगर एक बात और आ जाती है, तो अच्छा, ये तो बात हो गई कि पहली बार सती कौन हुआ था, वो उस समय उल्लेख मिला है, लेकिन सती प्रथा कैसे समाप्त हुई इसको भी, तो ये सती प्रथा समाप्त होती है 1829 में। कब समाप्त होती है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1829 में सती प्रथा क्या होती है, समाप्त होती है। और इसे समाप्त कौन करते हैं, तो समाप्त करते हैं पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। दिसंबर 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया, पूरी तरह से बैन कर दिया। ठीक है, सती प्रथा को क्या कर देते हैं, पूरी तरह से बैन करा देते हैं। और उनका जो साथ देते हैं वो है राजा राम मोहन राय। जी हाँ, ये वही राजा राम मोहन राय हैं जो अकबर द्वितीय ने, जिनको राजा की उपाधि दी थी और जो अकबर द्वितीय की पेंशन की बात करने के लिए इंग्लैंड गए थे और जिनकी मृत्यु वही इंग्लैंड में हो जाती है, ये वही राजा राम मोहन राय हैं। और ये राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना भी करते हैं। ये हम आधुनिक भारत में आगे आने में पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी फिलहाल हम इसे यहीं पर रखते हैं। क्योंकि सती की बात आई कि कौन सती हुआ था, तो शिवाजी की जो पत्नी है पुतलीबाई पालकर, वो क्या हुई थी, सती हुई थी। ठीक है, तो इन्हें ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, काशीबाई जाधव इनकी पत्नी है। उसके बाद लक्ष्मीबाई विचारे, ये निसंतान है, इनको कोई पुत्र नहीं है। गुणवत्ताबाई इंगले, यह भी निसंतान है, इनको भी कोई पुत्र नहीं है। यानी अगर देखा जाए सीधे से, तो जो शिवाजी हैं उनकी कुल 8 पत्नियां हैं। ठीक है, 8 पत्नियां हैं, और जिसमें से जो बाद में युद्ध भी, लगभग पारिवारिक युद्ध भी चलेगा सत्ता के लिए, बहुत सारा युद्ध होगा अभी आने वाले समय में, बहुत सारे युद्ध होने हैं। ठीक है, क्यों, राजा बनने के लिए। अभी तो शिवाजी जब तक जीवित हैं, यानी कब तक जीवित हैं, 1680 तक, तब तक कोई बात नहीं है। लेकिन शिवाजी के मरने के बाद बहुत सारे उत्तराधिकार के युद्ध भी इसमें कई बार होंगे। चलिए, तो अभी यहाँ पर देखते हैं, फिर से हम यहाँ आते हैं शिवाजी राजे भोसले के बाद। तो शिवाजी राजे जो भोसले हैं, इनको मुख्यतः इनके दो बच्चों को देखा जाता है। एक संभाजी महाराज है और दूसरा राजा राम महाराज है। ठीक है, कौन से हैं, एक संभाजी हैं और एक राजा राम है। अब देखिए, राजा राम किसके बच्चे हैं, राजा राम बच्चे हैं सोयाबाई मोहिते के। ये इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये भी इतिहास में आएंगे, बहुत बार आएंगे राजा राम। तो सोयाबाई मोहिते के लड़के हैं राजा राम और सईबाई निंबालकर के लड़के हैं संभाजी। तो जब मृत्यु होती है किसकी, शिवाजी की जब मृत्यु होती है, उस समय उनकी मृत्यु के बाद दूसरे जो शासक बनते हैं वो संभाजी महाराज, यानी संभाजी शासक बन जाते हैं। लेकिन फिर औरंगजेब संभाजी को पकड़ लेता है और संभाजी की बहुत दर्दनाक क्या देता है, मृत्युदंड देता है, उन्हें मार देता है। बहुत इस स्टोरी को हम विस्तार से जानेंगे। अभी बस आज
हम पूरे मराठा साम्राज्य का बस निचोड़ ले रहे हैं, उसे एक पैराग्राफ में समेट रहे हैं, बस एक खाका खींच रहे हैं। अभी इसमें कोई डाटा नहीं भर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी बस हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक साम्राज्य उत्थान पे आया और फिर किस प्रकार से उस साम्राज्य का पतन हुआ। तो आज बस हम उस साम्राज्य को पूरी तरह से एक सरसरी निगाह से देखते हुए चल रहे हैं। जब हम अगली क्लास शुरू करेंगे उसके बाद धीरे धीरे इसे विस्तार देते चलेंगे। तो चलिए, शिवाजी की मृत्यु के बाद सब शिवाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आपको ध्यान होगा कि शिवाजी की मृत्यु 1680 में ही हो जा रही है। यानी एक बात और नोट करिएगा कि शिवाजी की मृत्यु जो है वो औरंगजेब से क्या हो जा रही है, पहले ही शिवाजी की मृत्यु क्या हो जा रही है, औरंगजेब से पहले हो जा रही है। आइए थोड़ा सा शिवाजी के बारे में बात करते हैं। शिवाजी के पिता हैं, कौन है, शाहजीराजे भोसले। ठीक है, तो शाहजीराजे भोसले ये दक्षिण में क्या है, एक सूबेदार हैं। किसके, तो अहमदनगर के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अहमदनगर के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। लेकिन इनको उस समय मुगलिया सल्तनत में राजा हैं शाहजहां, एक बेहतरीन सेना नायक व्यक्ति हैं। तो शाहजहां ने इनको ऑफर दिया कि आप मुगलिया सल्तनत में शामिल हो जाइए और हम आपको 5000 का मनसबदार बना देंगे। ठीक है, तो जो मराठों का जो युद्ध था मुगलों से, आप ध्यान रखिएगा, मराठा मुगल युद्ध कहीं भी ये धर्म पे आधारित नहीं था। नहीं, इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं था, बस दोनों को अपना साम्राज्य का विस्तार करना था। तो युद्ध साम्राज्य के विस्तार के लिए हो रहे थे। कभी भी ये मत सोचिएगा कि यहाँ कहीं हिंदू राष्ट्र बन रहा था या कहीं मुस्लिम राष्ट्र बना था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ये मात्र साम्राज्य विस्तार था। एक तरफ मराठा अपना राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे और एक बार मुगलिया सल्तनत अपने राज्य का विस्तार करना चाह रही थी। नीचे जो था बीजापुर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर है, ये नीचे शक्तिशाली 3 राज्य है। और ये हमने बताया था, ये तीनों राज्य जो है वो किसके टूटे हुए हैं, ये बहमनी से टूटे हुए हैं। इससे पहले बरार और बीदर भी हैं, लेकिन इन तीनों ने मिलकर बरार और बीदर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, उनके साम्राज्यों को आपस में बांट लिया। ठीक है, तो अब अहमदनगर के अंतर्गत एक सेनानायक है, कौन, शाहजीराजे भोसले। तो शाहजीराजे भोसले को ऑफर देते हैं कौन, शाहजहां, कि आप मुगलिया सल्तनत में आ जाइए और आपको हम 5000 का मनसबदार देते हैं, मनसबदारी देते हैं। तो ये शाहजीराजे भोसले अपना अहमदनगर का पद छोड़ करके ये चले जाते हैं मुगलिया सल्तनत में। ठीक, मुगलिया सल्तनत में चले गए। लेकिन फिर जब मुगलों ने देखा कि इनसे उतना फायदा नहीं हो रहा है, तो एक रणनीतिक रूप से मलिक अंबर का एक बेटा है। ठीक है, अहमदनगर अब क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अहमदनगर पर आक्रमण करता है कौन, शाहजहां, और अहमदनगर को पूरी तरह से क्या कर लेता है, नष्ट कर देता है। अहमदनगर क्यों बचा था, तो उसके पास एक बेहतरीन सेनानायक था, नाम था उसका मलिक अंबर। तो मलिक अंबर का जो बेटा है उसको 5000 का मनसबदारी दे दिया जाता है और शाहजी जो भोसले हैं इनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। ठीक है, अब शाहजहां, तो आप लेकिन ध्यान रखिएगा, क्या शाहजहां ने बस अहमदनगर को जीता था, नहीं, वो दक्षिण में जो तीनों राज्य थे, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, ये तीनों राज्य हैं, लेकिन वो सिर्फ हराता तीनों को है, लेकिन पूरी तरह से मिटाता बस अहमदनगर को है, गोलकुंडा और बीजापुर को नहीं। अब बात आती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। शाहजहां जब तीनों राज्यों को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, समेट सकता है, तो वो क्यों सिर्फ अहमदनगर को ही क्यों सिर्फ नष्ट करता है। तो आइए इसको थोड़ा विस्तार से हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर भारत है। ठीक है, अब शाहजहां ने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ बना ली है, दिल्ली में। ठीक है, आप जानते हैं कि आगरा में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, आगरे में पानी की कमी हो गई थी, इसलिए उसने अपनी राजधानी दिल्ली बना ली, वहाँ लाल किला बना लिया, वहीं पे शाहजहानाबाद नगर बसा लिया और वहीं पर वो शिफ्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए कि इस मैप में दिल्ली यहाँ पर है, यानी भारत में का दिल्ली यहाँ पर है। ठीक है, तो इधर यहाँ तक ठीक है, नेतृत्व आराम से हो सकता है, इधर आराम से ठीक है, नेतृत्व हो सकता है। लेकिन अब देखिए, क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक भारत को कंट्रोल करना आसान है, नहीं, यहां से लेकर यहां तक भारत को कंट्रोल करना कठिन है। तो शाहजहां ने एक नीति बनाई कि क्यों ना हम, ठीक है, हम बीजापुर और गोलकुंडा को ही संरक्षण दें। हम इधर पूरा इतना तो जीत ही लिए थे, अब बीजापुर और गोलकुंडा क्या करते हैं, वो दक्षिण जीतते हैं। तो अब देखिए, एक नीति है, शाहजहां सोचता है कि ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, अब बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने दो, 20 सालों तक, 10 सालों तक आप क्या करिए, इंतजार करिए। शाहजहां की नीति है कि 20 साल 10 साल तक आप क्या करिए, इंतजार करिए, रुकिए। बीजापुर और गोलकुंडा खुद दक्षिण तक अपना अभियान फैलाएंगे। क्यों, क्योंकि बीजापुर और गोलकुंडा शक्तिशाली राज्य है,
उत्तर की तरफ ये जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इधर मुगलिया सल्तनत है, तो उनसे लड़ नहीं सकते, वो बहुत बड़ा साम्राज्य है, उनसे लड़ने की उनकी औकात नहीं है। ठीक है, तो अब वो कहाँ लड़ेंगे? वो लड़ेंगे दक्षिण की तरफ, वो अपना राज्य विस्तार करेंगे दक्षिण की तरफ। तो हमें दक्षिण की तरफ राज्य विस्तार करने की जरूरत नहीं है, हमें बस स्टे एंड वॉच, हमें स्थिर रहना है और देखते रहना है। जब बीजापुर और गोलकुंडा ये दक्षिण की तरफ विस्तार कर लेंगे तो उसके बाद आक्रमण करके, एक आक्रमण करके बीजापुर और गोलकुंडा को क्या कर लेना है? जीत लेना है। ठीक है, तो ये जो रणनीति थी किसकी थी? शाहजहां की थी। शाहजहां आप जानते हैं कि एक बेहतरीन रणनीतिकार है, एक बेहतरीन सेनानायक है। सिर्फ उसे वास्तुकार के तौर पे ही मत देखिए, सिर्फ उसे ताजमहल या लाल किले के निर्माता के तौर पे ही मत देखिए, वो बेहतरीन, वो बहुत बेहतर युद्ध कुशल आदमी है। अब उसकी युद्ध कुशलता का हम आपको इस प्रकार से उदाहरण बता दे रहे हैं, किस प्रकार से इसे देखिएगा। अब देखिए यहाँ भारत है, जब उसका शासनकाल है एक समय में, तो उसका देखिए किस प्रकार से भारत पर उसका कब्जा है, पाकिस्तान पर उसका कब्जा है, अफगानिस्तान पर उसका कब्जा है। अब वो सोच रहा है कि जहां से मेरे दादा परदादा आए हैं, क्यों ना हम उस स्थान पर भी कब्जा करें, क्यों ना हम उज्बेकिस्तान पर भी कब्जा करें। तो वो अपनी एक सेना की टुकड़ी भेज देता है भारत से उज्बेकिस्तान, यानी जहां पर बाबर का जन्म हुआ था, परगना, वहां पर भेज देता है और वहां पर वो जाकर सेना जीत लेती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहला ऐसी बार है जब दिल्ली का एक शासक उज्बेकिस्तान पर आक्रमण करता है सेना से और उसको क्या कर लेता है? जीत लेता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। अब ध्यान दीजिए कहाँ है उज्बेकिस्तान, देखिए ये भारत हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ तुर्कमेनिस्तान के बगल में है ये उज्बेकिस्तान। ये अलग बात है कि जब उसकी सेना वहां से लौट रही थी तब उसको क्या हो गया? रास्ते में हरा दिया गया, आक्रमण करके हरा दिया गया। लेकिन ये पहली बार ऐसा था कि भारत से कोई उज्बेकिस्तान पर आक्रमण किया था और वहां पर वो क्या कर लिया था? जीत गया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहजहां जो है वो कितना दूरगामी सोच रहा है और कितना युद्ध कुशल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर शाहजहां ने नीति देखी कि उसने जो अहमदनगर है उसे जीत लिया, मुगलिया सल्तनत में मिला लिया पूरी तरह से, लेकिन बीजापुर और गोलकुंडा को क्या किया? नहीं मिलाया उसने। ठीक है, और उसने सोचा कि ये दोनों खुद ही लड़ मर के दक्षिण तक मेरे लिए राज्य बनाएंगे और जब मेरे लिए राज्य बन जाएगा तो मैं इन दोनों को क्या कर लूंगा? जीत लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, तो अहमदनगर, तो ये अब शाहजी भोसले को 5000 मनसबदारी से क्या कर दिया गया? पद से हटा दिया गया है। ठीक है, उनके जगह पर मलिक अंबर को बना दिया गया। अब इस बात से शाहजी जो हैं वो बहुत नाराज हो गए। ठीक है, इस बात से क्या हो गए? शाहजी बहुत नाराज हो गए कि भाई उनकी तो बेइज्जती हो गई, उनको 5000 मनसबदारी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, बहुत बेइज्जती हो गई। तब वो चले जाते हैं बीजापुर में। ठीक है, अब वो बीजापुर के सेनानायक के तौर पे रहते हैं और बीजापुर के लिए बहुत सारे युद्ध जीतते हैं। अब आप जान लीजिए कि बीजापुर के लिए इतना ज्यादा वो युद्ध जीतते हैं कि शाहजहां की नजरों में खटकने लगते हैं। तो शाहजहां बीजापुर के राजा से कहता है कि देखिए आपका जो एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसको दक्षिण में ही रखिए, उत्तर में नहीं आने दीजिए। तो इसलिए बीजापुर का जो राजा है वो उनको दक्षिण यानी बैंगलोर वाली जागीर, बैंगलोर की तरफ की जागीर देता है कि आप वहां जाइए। हाँ, लेकिन पूना की जागीर भी इनके है, शाहजी के पास है पूना की जागीर। ठीक है, शाहजी के पास कौन सी जागीर है? पूना की जागीर भी इनको मिली है। जब शाहजी भोसले दूसरी शादी कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक बात लिखिए, शाहजी को सूजा और पूना की जागीर दी गई थी। शाहजी ने जब दूसरी शादी कर ली तो तब जीजाबाई बहुत नाराज हुई। शाहजी ने जब दूसरी शादी की, नहीं तो जीजाबाई बहुत नाराज हुई। तो शाहजी ने कार्य किया कि जीजाबाई को पूना की जागीर दे दी। ठीक है, और कहा कि ठीक है आप यहीं रहिए। और वही पूना में ही जीजाबाई के गर्भ से शिवाजी का जन्म होता है। कब? तो 1627 को शिवाजी का क्या होता है? जन्म होता है जीजाबाई के गर्भ से। ठीक है, अब देखिए यहीं से राज्य विस्तार की नीति धीरे धीरे क्या होती है? शुरू होती है। अब इनके पास स्वयं जागीरदार हैं और इनका जो बच्चा है उनका जन्म होता है और 16 साल की उम्र में ही अपना लगभग पहला दुर्ग क्या कर लेता है? जीत लेता है। यानी शिवाजी मात्र 16 साल की उम्र में पहला अपना दुर्ग क्या करते हैं? जीतते हैं। ठीक है, शिवाजी ने मुगलों के लिए, अब बात आती है कि आखिर में शिवाजी की मुगलों से लड़ाई कब हुई?
तो जब धीरे धीरे वो दक्षिण की तरफ जीतने लगे, शिवाजी दक्षिण की तरफ जीतने लगे, तो उस समय तक ध्यान रखिएगा शिवाजी से मुगलों से कोई टकरार नहीं थी। वो बीजापुर के लोगों से, बीजापुर के जो राजा हैं उनसे उनका युद्ध हो रहा है, जो गोलकुंडा के राजा हैं उनसे उनका युद्ध हो रहा है। तो बीजापुर के राजा बुलाते हैं शाहजी भोसले को, भाई साहब शाहजी इधर आइए, आप देखिए आपका लड़का है और बार बार हमारे किलों को जीत रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसे थोड़ा समझा दीजिए, आपका ही लड़का है यानी अपना बच्चा है, इतना परेशान ना करे, ठीक से रहे। तो शाहजी बुलाते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन अब क्या बातें होती हैं उसे छोड़ दीजिए। लेकिन फाइनली जो बात ये हुई कि बीजापुर का जो राजा है वो अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजते हैं। अब बीजापुर के राजा अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजते हैं। अब शिवाजी को पहले से पता है कि वो अफजल खान मारने के लिए आया है, ठीक है। तो अब शिवाजी अंदर जो है वो एक लोहे का कवच पहनते हैं और अपने हाथों में नखनर लगाते हैं और उससे मिलने के लिए जाते हैं। और जब अफजल खान शिवाजी को मारने का प्रयास करता है उससे पहले ही शिवाजी क्या कर देते हैं, मार देते हैं। चलिए अब यहाँ तक ये कहानी आप समझे होंगे। अब आते हैं सीधे हम शिवाजी पर, ठीक है। तो शिवाजी के दो बालक हैं, संभाजी महाराज और राजा राम। वैसे बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन जो राज्य करते हैं वो दो बालक हैं। कौन? संभाजी महाराज और राजा राम, ठीक है। तो पहले संभाजी महाराज राजा बनते हैं लेकिन उनको औरंगजेब क्या कर देता है, मार देता है। हाँ ध्यान रखिएगा, शिवाजी को भी औरंगजेब क्या करता है, कैद किया रहता है। शिवाजी को भी और संभाजी को, इन दोनों लोगों को कैद किया रहता है। अब कैसे? तो एक बार ऐसा होता है कि शिवाजी से बहुत परेशान हो जाता है औरंगजेब। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे किलों को जीतते हुए अब एक साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं शिवाजी। तब उस समय एक राजा हैं और वो औरंगजेब के काफी अच्छे दोस्त भी हैं जिनका नाम है जय सिंह। तो जय सिंह को बुलाता है औरंगजेब और कहता है कि जाइए आप आक्रमण करिए। किस पर? तो शिवाजी पर। शिवाजी पर आक्रमण होता है, ठीक है। और उस युद्ध में शिवाजी जो है वो पूरी तरह से हार जाते हैं। ये 1665 की लड़ाई है, ठीक है। 1665 में पूरी तरह से हार जाते हैं। और उसी समय हारने के बाद, शिवाजी के हारने के बाद, जय सिंह के साथ शिवाजी के हारने के बाद एक संधि होती है जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। उस समय तक शिवाजी के पास जो है वो 35 किले हैं और 35 में से 23 किले जो है वो शिवाजी को देने पड़ते हैं। किसको देने पड़ते हैं? तो जय सिंह को यानी औरंगजेब को समर्पित करने पड़ते हैं। और उसके बाद एक संधि होती है कि ठीक है आप औरंगजेब के साथ संधि करेंगे, औरंगजेब के दरबार में जाएंगे। और फिर औरंगजेब के दरबार में शिवाजी आते हैं। उनकी 5000 की मनसबदारी उनको दी जाती है। उनके जाने का खर्चा 1 लाख रुपए भी औरंगजेब भिजवाता है। लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं उनको पहुंचने में। जब वो पहुंचते हैं, जिस दिन वो पहुंचते हैं उस दिन औरंगजेब का जन्मदिन है। वो औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, 3 बार सलाम करते हैं और फिर औरंगजेब अपने एक कर्मचारी को बताता है कि इनको कहाँ खड़ा करना है। आप जानिए कि उस समय जब औरंगजेब का दरबार लगता था तो बस एक राजा ही ऐसा था जो बैठता था, बाकी सारे मनसबदार जो हैं वो अपने हैसियत के अनुसार खड़े होते थे। तो औरंगजेब है शिवाजी को बहुत पीछे की तरफ खड़ा करता है। ये देखकर शिवाजी क्या होते हैं, भड़क जाते हैं तो और जोर जोर से बोलने लगते हैं। तब औरंगजेब पूछता है कि क्या हुआ है। तो शिवाजी के जो बगल में खड़े हैं वो कहते हैं कि कुछ नहीं महाराज, बस जंगल का शेर है, यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और तो औरंगजेब कहता है ठीक है इन्हें इसे बाहर ले जाओ और इस पर इत्र का, गुलाब जल का छिड़काव करो। तो शिवाजी को बाहर लाया जाता है और फिर उनको उनके रनिवास यानी जहाँ उनका आवास स्थापित है वहाँ उनको भेजा जाता है। और वहीं पर फिर तब तक शाही सेना आ जाती है जो शिवाजी को क्या कर लेती है, कैद कर लेती है। फिर जब शिवाजी को ये लगता है कि तो मेरे कैद कर लेने का प्लान है, मुझे मारने का प्लान है, कहीं ना कहीं मुझे मार देने का प्लान है, तब शिवाजी एक चाल चलते हैं कि शिवाजी कहते हैं कि भाई मैं बीमार हो गया हूँ और मुझे गरीबों में फल बांटने हैं, मिठाइयाँ बांटनी हैं। तो वो टोकरियों का मिठाइयाँ की डिमांड करते हैं औरंगजेब से। और औरंगजेब की वो बहुत तारीफ भी करते हैं शिवाजी उस समय एक चाल के अंतर्गत। और औरंगजेब ने बहुत उन्हें मिठाइयाँ और फल भेजता है। तो वो क्या करते हैं, उस फल और टोकरियों को गरीबों के लिए भिजवा दिया करते हैं। अब बार बार रोज ऐसा होने लगता है, फल और टोकरियां आती हैं शिवाजी के पास और अपने हाथ से छू करके वो कहते हैं ले जाओ गरीबों में बांट दो। एक दिन ऐसा होता है कि अपने भाई को वहां पर छोड़ करके अपने हाथ का कड़ा उनके हाथ में पहना करके अपने बच्चे और खुद स्वयं यानी कि ये संभाजी को लेकर के शिवाजी क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे वो रास्ता जानेंगे, तो ये बहुत सारी लंबी कहानी, इसको हम किसी दिन
बाद विस्तार में जब शिवाजी को हम पढ़ेंगे तब इसको बात करेंगे, ठीक है। तो उस समय वो इसी तरह से वहां से निकलते हैं और वहां से वो डायरेक्ट नीचे से ना आकर के वो बनारस जाते हैं, बनारस में मुंडन करवाते हैं, अपने बालों को छिलवा देते हैं। उसके बाद धीरे से फिर उड़ीसा की तरफ आते हुए ऐसे ऐसे घूमते हुए जाते हैं ताकि उन्हें कोई पकड़ ना पाए और फाइनली अपने राज्य में, साम्राज्य में पहुंचते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब उनकी मृत्यु के बाद जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 80 में, तो उसके बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज राजा बनते हैं और संभाजी को भी क्या कर दिया जाता है, बहुत बुरी मौत मार दिया जाता है। उसके बाद राजा बनते हैं राजा राम, ठीक है। अब देखिए राजा राम राजा बन जाते हैं, लेकिन राजा राम का भी जीवन जो है वो भागते 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 परेशान है राजा राम, और राजा राम भी फाइनली क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। राजा राम की जब मृत्यु होती है उसके बाद राजा राम के जो पुत्र हैं वो शिवाजी द्वितीय वो राजा बनते हैं। अब आप सोचेंगे कि संभाजी के पुत्र साहू जी महाराज क्यों नहीं राजा बने, तो साहू जी महाराज क्या है, वो कैद में है। किसके कैद में है, तो औरंगजेब की कैद में है, ठीक है। तो अब देखिए शिवाजी द्वितीय जो है वो राजा बन गए, लेकिन ये शिवाजी द्वितीय जो है अल्पवयस्क हैं, ठीक है। इनकी माँ जो है वो शिवाजी द्वितीय को संरक्षण देकर के राजा बनाई है, ये बहुत अल्पवयस्क हैं। तो अब क्या होता है कि 1707 का समय है अब, और 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उनका पुत्र जो है बहादुर शाह वो राजा बनता है, और बहादुर शाह को नियंत्रित करना है कहीं न कहीं मराठों को, तो वो उस समय साहू जी महाराज को क्या कर देता है, छोड़ देता है। अब साहू जी महाराज को जब छोड़ दिया गया तो अब साहू जी महाराज आए मराठवाड़ा में और अपनी गद्दी की मांग किए। तो यहाँ पर ताराबाई ही इनकी माँ है। तो अब शिवाजी द्वितीय और साहू जी महाराज में युद्ध होता है। साहू जी महाराज जो है इनका साथ देते हैं बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, और साहू जी महाराज फाइनली क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। यानी साहू जी महाराज शिवाजी द्वितीय को हटा करके क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। और यहीं से एक अलग अध्याय क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पर ये अपना सेनापति तैयार करेंगे, अपनी सत्ता तैयार करेंगे, लेकिन अब मराठों का जो शासन सत्ता है, यानी मराठों की जो शक्ति है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और इनका जो इन मराठों द्वारा स्थापित जो पद है, यानी पेशवा का जो पद है, वो सारी शक्ति कहीं न कहीं पेशवा में आ जाती है। अब बालाजी विश्वनाथ पूरे साम्राज्य को चलाते हैं। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है 20 में, 1720 के लगभग उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका पुत्र फिर पेशवा बनता है जिसका नाम है बाजीराव, ठीक है। तो बाजीराव फिर 20 साल वो भी शासन करता है, यानी कि पूरी तरह से मराठा शक्ति जो है वो पेशवाओं के हाथ में है। तो बाजीराव का पूरा कार्यक्रम चलता है, पढ़ेंगे बाजीराव को भी हम लोग विस्तार से। 40 तक लगभग बाजीराव का कार्यक्रम चलता है। उसके बाद बाजीराव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र नाना साहब जिसे कहते हैं, निकनेम उनका नाना साहब है, या कहा जाए तो बालाजी विश्वनाथ उनका जो नाम है, नाना साहब ही समझिए, ठीक है। तो अब देखिए नाना साहब का राज्य हो जाता है, यानी कि पेशवाओं के पास अब मराठाओं की पूरी शक्ति है। और इन्हीं नाना साहब के समय 1761 का क्या होता है, युद्ध होता है, और फिर से मराठाओं की शक्ति क्या हो जाती है, क्षीण होती है। और बाद में जाकर के लगभग 10 वर्ष के बाद फिर से मराठा संघर्ष करके अपनी शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन फिर अंग्रेजों ने उनकी शक्ति को क्या कर दिया, क्षीण कर दिया, और कहीं न कहीं मराठों का प्रथम युद्ध, फिर द्वितीय युद्ध होता है, और मराठा शक्ति पूरी तरह से क्या होती है, नेस्तो नाबूद होती है। तो ये जो आज हम लोग पढ़े, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रूपरेखा थी पूरे मराठाओं की कि किस प्रकार मराठा निकले। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि साहू जी महाराज के समय, या यूं कहें तो जब शक्ति पूरी पेशवाओं के हाथ में हो जाती है बाजीराव के समय, तो बाजीराव एक ऐसे सेनापति हैं जो कभी भी युद्ध नहीं हारते हैं, लगातार युद्ध करते रहते हैं। कुछ सैनिकों को लेकर, 500 सैनिक को लेकर के वो दिल्ली को जीत लेते हैं। वो इतने बड़े महान सेनापति हैं। तो कहीं भी आप देखेंगे तो जब तक 1761 का युद्ध नहीं हो जाता, मराठा शक्ति बहुत तेजी से औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्थान पे जाती है। लेकिन जब 1761 का युद्ध होता है, मराठा शक्ति धड़ से आकर के जमीन पे गिर जाती है। फिर से उठने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर से वैसे उठ नहीं पाते जैसा उठना चाहिए। तो आज ये पूरी रूपरेखा थी। कल से हम मराठाओं को सविस्तार प्रारंभ करेंगे और मराठाओं को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।